सर्वकालीन सद्गुरु ओशो की भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली मुलाकात। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ था उनकी इस पहली मुलाकात में? किसने करवाई थी ओशो की पहली मुलाकात पंडित नेहरू से? अनजाने ही ओशो ने किसे बना लिया था अपना जानी दुश्मन, जिसने बाद में ओशो को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवव्रत। दोस्तों, जैसा आप जान ही गए हैं कि आज के इस वीडियो में हम सद्गुरु ओशो की भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से उनकी पहली मुलाकात के दौरान क्या और कैसे घटा के बारे में कुछ रोचक बातें जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, ओशो ओशो ओशो। ओशो पंडित नेहरू से दो कारणों से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन कोई कुछ दिनों से ओशो को लगातार उनसे मिलने के लिए कह रहे थे और ओशो इस मुद्दे पर उनसे लगातार चर्चा कर रहे थे कि उन्हें पंडित नेहरू से क्यों नहीं मिलना चाहिए। ओशो कहते हैं, मुझे आप किसी भी बात के लिए तुरंत राजी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप कहें चलो भगवान से तुम्हें मिलवाते हैं तो मैं कहूँगा सोचेंगे, या फिर क्यों ना हम उन्हें ही यहाँ चाय पर आमंत्रित कर लें। लेकिन मस्तो बाबा तो मस्तो बाबा थे। शायद आप मस्तो बाबा के बारे में जानते हो। ओशो बताते हैं, मस्तो बाबा का तो कहना ही क्या, कमाल के आदमी थे, कमाल के। जैसा आदमी मुझे पसंद है ठीक वैसा ही। उनको तो मानो मेरे लिए ही बनाया गया था। पागल बाबा के परिचय कराने से पहले ही हम मित्र बन गए। ओशो कहते हैं, मुझे राजी होना पड़ा और दूसरे दिन हम प्रधानमंत्री निवास के भीतर जा रहे थे। मैंने मस्तो से पूछा, क्या आपने उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है? वे कुछ न बोले, बस हंस दिए। हम गेट पर पहुंचे। सेक्रेटरी ने मस्तो को देखते ही भीतर आमंत्रित किया और उनके चरणों में झुक गया। फिर बोला, बहुत दिनों बाद आए बाबा, फ़ोन कर दिया होता तो पंडित जी की गाड़ी भेज देते। और ये लड़का कौन है? उस समय ओशो की उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी। मस्तो ने कहा, मैं सिर्फ इसे जवाहरलाल से मिलवाने लाया हूँ। मैं नहीं जानता कि मस्तो को कितने लोग जानते थे, लेकिन आज पता चला कि मस्तो को किसी से भी मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हम भीतर गए। वहाँ सेक्रेटरी के ऑफिस में कोई शख्स बैठा हुआ था जो पंडित जी से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। उससे एक पल को मेरी नज़रें मिली। वह मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। मुझे वह बहुत घमंडी लगा। मैंने मस्तो से पूछा, ये आदमी कौन है? मस्तो ने कहा, कैबिनेट मिनिस्टर है। शायद ये वक्त उसके पंडित जी से मिलने का था, लेकिन मस्तो का जलवा अलग था। उन्हें वहाँ सब जानते थे। वे बहुत प्रभावशाली थे, इसलिए उनके पहुँचने पर पंडित जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। और यही बात वहाँ बैठे उन महाशय कैबिनेट मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन उस वक्त ना ही वे मुझे जानते थे और ना ही मैं उन्हें। हम भीतर गए और पूरे 1.5 घंटे हम वहीं रहे और बाहर बैठे कैबिनेट मिनिस्टर को 5 मिनट की जगह पूरा 1.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। उनके अहंकार को बड़ी ठेस लगी होगी, और नेताओं का अहंकार तो होता ही है सबसे बड़ा। वो कैसे स्वीकार कर सकता था कि मेरे प्रायर अपॉइंटमेंट के बावजूद कोई सन्यासी एक नौजवान के साथ भीतर चला जाता है और उसे 90 मिनट वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। पंडित जी से मिलने पर मैं जीवन में पहली बार हैरान रह गया। मुझे लगा था कि मैं एक बड़े राजनीतिज्ञ से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन उनसे मिलकर लगा कि मैं तो एक कवि से मिल रहा हूँ। मुझे अफसोस हुआ कि वे अपने सपनों को साकार नहीं कर सके, किंतु चाहे कितना ही खेद प्रकट कर लो, लेकिन सच तो ये है कि कवि सदा असफल ही रहता है। यहाँ तक कि अपनी कविता में भी वह असफल होता है। असफल होना ही उसकी नियति है, क्योंकि वह तारों को पाने की इच्छा करता है। वह क्षुद्र चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह समूचे आकाश को अपने हाथ में लेना चाहता है। शायद उन्हें भी मेरे अफसोस का एहसास हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे मुझसे मिलकर इस लड़के को शौक लगा है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मस्तो बोले, मैं इसे जानता हूँ, इसलिए तुमसे मिलाने लाया हूँ। मेरा बस चलता तो तुम्हें इससे मिलाने ले जाता। यह सुनकर जवाहरलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति थे। मस्तो के शब्दों के अर्थ को समझने के लिए उन्होंने मेरी ओर देखा। एक क्षण के लिए हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। आंख से आंख मिली और हम दोनों हंस पड़े। और उनकी हंसी किसी बूढ़े आदमी की हंसी नहीं, बल्कि एक बच्चे की हंसी थी।
वे अत्यंत सुंदर थे। मैंने हजारों सुंदर लोगों को देखा है, किंतु बिना किसी झिझक के मैं यह कह सकता हूँ कि वह उनमें से सबसे अधिक सुंदर थे। केवल शरीर से ही सुंदर नहीं थे, उनका व्यक्तित्व भी सुंदर था। अजीब बात है कि हम कविता की बात कर रहे थे और बाहर बैठा कैबिनेट मिनिस्टर इंतजार कर रहा था। हम लोग ध्यान की बात कर रहे थे और वो मन ही मन गुस्से से जल रहे होंगे। उसी दिन से हम दोनों की शत्रुता निश्चित हो गई, उस पर पक्की मुहर लग गई। मेरी ओर से नहीं, मेरा अपना तो उससे कोई विरोध नहीं है। उन्होंने जिन बातों का विरोध किया है वे मूर्खतापूर्ण हैं। उनका क्या विरोध करना, उन पर तो बस हंसा जा सकता है। लेकिन उस दिन से वे मेरे शत्रु बन गए। मुझे इसके बारे में उस समय मालूम नहीं था, लेकिन इसका कारण यही था, उन्हें 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। वे जरूर मेरे बारे में सेक्रेटरी से जान गए होंगे। उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा होगा कि यह लड़का कौन है और उसे प्रधानमंत्री से क्यों परिचित करवाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और मस्तो बाबा उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। एक तो राजनीतिज्ञ, उस पर उनका अहंकार, करेले पर नीम चढ़ा। उनके लिए यह सहन करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। और जब जवाहरलाल एक 20 साल के लड़के को विदा करने स्वयं पोर्च में आए तो यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा। और उस समय उसने देखा कि प्रधानमंत्री मस्त बाबा से नहीं वरन खड़ाऊ पहने हुए एक अजीब लड़के से बात कर रहे थे, उस सुंदर संगमरमर के बरामदे पर चलते हुए जो बहुत आवाज़ कर रहा था। उस समय मेरे बाल लंबे लंबे थे और मैंने एक अजीब सा चोगा पहन रखा था जिसको मैंने अपने हाथों से सिया था, क्योंकि अब जो मेरे सन्यासी मेरे लिए कपड़े बनाते हैं उस समय वे वहाँ नहीं थे, कोई भी वहाँ नहीं था। और हम उस बंगले से बाहर आ गए जो बाद में त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जवाहरलाल की स्मृति में उसे अब अजायब घर बना दिया गया है। जवाहरलाल सचमुच महान व्यक्ति थे। वे एक लड़के को बाहर तक छोड़ने आए जिसकी कोई ज़रूरत न थी, और फिर उसके कार में बैठ जाने पर उन्होंने स्वयं कार का दरवाज़ा बंद किया और जब तक कार रवाना नहीं हो गई तब तक वहीं खड़े रहे। और बेचारे उस कैबिनेट मिनिस्टर मोरारजी देसाई को निस्सहाय हाथ बांधे खड़े खड़े अंदर ही अंदर गुस्से से जलते हुए यह सब देखना पड़ रहा था। वे तो कार्टून हैं, लेकिन यह कार्टून मेरा दुश्मन बन गया सदा के लिए। और फिर जब मैंने उसके नाम और उसकी यूरिन थेरेपी, जिसे वे स्वमूत्र चिकित्सा कहते थे, के साथ बहुत बुरा किया। उनका अपने ही पेशाब को पीना, और फिर अमेरिका में वे अपनी इस यूरिन थेरेपी का प्रचार कर रहे थे। वे वहाँ पर पेशाब पीने का उपदेश दे रहे थे, लेकिन कोई उनसे यह नहीं पूछता कि अपना ही पेशाब पी रहे हो या किसी दूसरे का, क्योंकि जब कोई आदमी पेशाब पीने लगे तो इसका मतलब है कि वह अपने होश हवास में नहीं है, इसलिए अब वह कुछ भी पी सकता है। दूसरे का पेशाब तो सामान्य बात है। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, किंतु इसमें सफल नहीं हो सके। दोस्तों, सद्गुरु ओशो और मोरारजी देसाई के बीच बाद में क्या हुआ था जिसकी वजह से ओशो को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for अपने